नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप लगातार देख रहे हैं एबीपी गंगा पर शिक्षा इस संवाद, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल और आने वाली भविष्य की चुनौतियां नई शिक्षा नीति के बीच शिक्षा से जुड़े जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाकर आगे चल रहे हैं, वो किस तरीके के प्लान पर काम कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में चुनौतियां कितनी ज़्यादा हैं। और इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ राहुल सिंह जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी। कृष्णमूर्ति सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। और विवेक ठाकुर जी जुड़ गए हैं, एमडी स्कॉलर डेन। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आप लोगों के साथ चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब शिक्षा अच्छी होगी तभी देश का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कई चुनौतियां हैं। राहुल सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो इस वक्त शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, चाहे नई शिक्षा नीति की वजह से या वर्तमान कोरोना परिस्थितियों को लेकर, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पूरी टीम आगे बढ़ रही है? जी, ये दूसरा वर्ष है कोरोना का। दूसरी वेव आई और दूसरी वेव बहुत ख़तरनाक होती है। ये हमें अपने जो डॉक्टर्स के पैनल हमारे साथ हैं, हमारे जो मित्र हैं जी, उनके माध्यम से पहले से पता था कि दूसरी वेव काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सावधानीपूर्वक अपने कदम रखे थे। और जब विद्यालयों को चलाने की अनुमति दी गई थी तब भी बहुत ही सावधानीपूर्वक विद्यालय चलाया गया। बहुत कम संख्या में बच्चों को हमने बुलाया। और दूसरी वेव आने के पहले ही सावधानी को रखते हुए सरकार भी हमारी बहुत सचेत थी, इसलिए हमें प्रॉपर समय पे गाइडलाइंस मिल गई। और हम लोगों ने कोई भी अपने दुर्घटना होने नहीं दी अपने विद्यालय परिवार में। और जहाँ तक हो सका अपने टीम के माध्यम से हमने जन सेवा का भी कार्य किया। और शिक्षा वास्तव में प्रभावित तो रही, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों की भी आदत पड़ गई है ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाने की। हमारे शिक्षक भी काफ़ी अपडेट हो गए हैं। मैं ही नहीं, पूर्वांचल के अधिकतर विद्यालयों ने बहुत श्रम करके अपने टीचर्स को अपडेट किया और शिक्षा को जो है एक पटरी पर लेकर चलने का प्रयास किया। सभी सराहनीय प्रयास बच्चों ने बिल्कुल। और यही कोशिश राहुल जी हम लोग कर भी रहे हैं कि हम समझे कि आखिर आप लोगों ने कैसे शिक्षा की अलग को जगाए रखा और आगे की प्लानिंग क्या है। कृष्णमूर्ति जी, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये है, वो लीडर बने, वो भी एक अच्छी परिस्थिति है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है या और चीज़ों पर जो विचार हो रहा है, क्या वो उस स्तर पर पहुंच गई है जब हम कहें कि संतुष्ट हो सकते हैं, अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी हम लोगों ने दूसरे वेव को झेला है और पहले वेव और दूसरे वेव में बहुत फर्क आया है जी। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के जब पहला वेव आया था तो हम लोग उस समय तैयार नहीं थे। और बट अभी जो दूसरा वेव आया है इसमें हम लोग काफ़ी हद तक तैयार हैं। हम लोग की संस्था गरीब बच्चों के साथ काम हम लोग करते हैं, जिनको हम आईआईटी और इंजीनियरिंग वगैरह की कोचिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भारत सरकार के गेल द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होता है। तो जो हमारे पास जो वर्ग से बच्चे आते हैं वो ऑनलाइन के लिए अभी भी तैयार नहीं है। उनके घर में, एक घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, भाई बहन हैं, छोटे से कमरे में। मोबाइल पर पढ़ाई अभी भी उतनी सुविधाजनक उनकी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। दूसरा, नेटवर्क का इशू जो है, हम उनको मोबाइल दे सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, लेकिन पिछले साल भी मैंने इस प्रोग्राम में बोला था कि जो नेटवर्क की इशू है जी, यहाँ पर सरकार का ध्यान काफ़ी हद तक जाना चाहिए। वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को हम लोग को मीट करना पड़ेगा कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी के इशू को हम लोग जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ऑनलाइन माध्यम को बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑनलाइन शिक्षा के नेटवर्क को अगर बढ़ाना है तो हमें इंटरनेट का नेटवर्क बेहतर करना होगा, क्योंकि हर जगह वो सुविधा तो नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में कई जगह ये समस्या आती है कि वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती, शिक्षकों से छात्र नहीं जुड़ पाते हैं। अब ब्रजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा में परिवर्तन की बात कही जा रही है, कोशिशें की जा रही है कि जो रट्टा मारने वाली प्रवृत्ति है वो बदले, बच्चे रटने से ज़्यादा सीख सकें, ये जो चुनौती है कितनी बड़ी है और इस पूरे पैटर्न को बदलने के लिए किस तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? अवधेश जी,
नमस्कार जी जी प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत करीब 1.5 वर्षों से जिस तरह के माहौल में परिवर्तन इस महामारी की वजह से आया है और साथ में एक नया चैलेंज हमारे सामने एनईपी के रूप में आया है जी। तो ये परिवर्तन भी है और एक चैलेंज भी हमारे सामने रहा है। इस महामारी के समय में पहली चीज़ तो एक अंधेरा सा था और उस अंधेरे को दूर किया हमारे शिक्षकों ने, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जी। और जब कोई ऑप्शन ना हो तो जो बेटर ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल था वो शुरू किया गया। और उस समय तो किसी को भी पता नहीं था कि ऑनलाइन कैसे शुरू होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी शिक्षकों को और धन्यवाद देता हूं उन सारे अपने अभिभावकों को, पूरे देश के अभिभावकों को, जिन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया और अपने बच्चों को मेंटली एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार किया। रही बात अब एनईपी की, इसी बीच में नई एजुकेशन पॉलिसी आई जो एक रेक्टाफिकेशन वाली चीज आपने कही। हाँ, मैं उससे सहमत हूँ कि रेक्टाफिकेशन वाली चीजें रही हैं, लेकिन समय के साथ में परिवर्तन जरूरी था और ये परिवर्तन सही समय पर आया है कि आगे जिस तरह के चैलेंजेस दुनिया में बदलाव हो रहे हैं वहाँ रेक्टाफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें दी गई हैं कि 6, 7, 8 से ही करो और सीखो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसमें बच्चे को छूट दी गई है। तुम्हें जो कुछ करना है, जो सीखना है, जो कर सकते हो, उसमें अपनी पावर, स्किल को दिखाओ और तुम आगे आसमान छू सकते हो। बिल्कुल, अपनी स्किल्स को जितना निखार सके उतना बेहतर है। विवेक ठाकुर सर, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने कही कि रटने से बेहतर यह है कि बेहतर सीख सकें, उसके बाद फिर नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें एकेडमिक क्रेडिट की बात की जा रही है। तमाम जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, खासतौर से रोहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हमारा टोन पढ़ाई का बदल गया है, अब हम वो पढ़ाएंगे जो वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिट कर पाएंगे बच्चे। और सबसे अहम बात ये कि अगर कोई रिसर्च करते हैं तो कहीं भी इवैल्यूएट करा ले, ये स्थिति हम बनाएंगे। तो क्या ये जो पूरी धारा बह रही है उसी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या प्लान है? आपकी टीम कैसे काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ये कोविड का दौर है, महामारी का दौर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कंप्लीट जो टीचिंग वर्ल्ड है, टीचिंग इकोसिस्टम है, उसको इवॉल्व करने के लिए खुद को जी। क्योंकि देखिए, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप कह रहे हैं उसका जो सूत्रधार है वो टीचर है। दिल्ली में बैठ के, एसी दफ्तर में बैठ के पॉलिसीज ड्राफ्ट करने से देश में जमीन पर, धरातल पर बदलाव नहीं आएंगे। जमीन पर और धरातल पर बदलाव जो लाएगा वो शिक्षक लाएगा, जो क्लास में खड़ा होकर बच्चों से कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन के दौर में बच्चों को और पेरेंट्स को एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये परमानेंट विकल्प नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा जगत जो है उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। और जहां तक आप बात कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वैश्विक स्तर पर खुद को तैयार करने की बात, तो देखिए उसमें शिक्षक का जो किरदार है वो बहुत अहम है। यह बहुत हाई टाइम है। कोरोना महामारी ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के तौर पर जोर नहीं देंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये वो समय है जिस समय एक शिक्षक को ये भी दायित्व समझने की जरूरत है कि सड़क पर घूमता हुआ आदमी अगर सिर्फ चालान के डर से मास्क पहन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा देने में कोई कमी रह गई है। कहीं ना कहीं जो एक अंक परक शिक्षा हमारे समाज में चलती है उसी की वजह से रट्टाफिकेशन आता है। बच्चों से अभिभावक सिर्फ ये पूछते हैं कि क्लास में तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी परसेंटेज क्या आई। उससे बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है, तभी हम वो बदलाव देख पाएंगे जिसके लिए एजुकेशन हमारी लाइफ में है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का जो रोल है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट रह गया है नौकरी दिलाने तक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, या बहुत अच्छा कमाने तक। तो जो आप जो कह रहे थे कि, या बाकी जो वक्ता है वो भी कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है रटने से बाहर निकलना है, तो रटने से बाहर तो हम तब निकल पाएंगे तो शिक्षा के महत्व को हम ये समझ पाएं कि ये जिंदगी को बेहतर जीने का एक टूल है रादर देन कि मार्क्स और परसेंटेज लाने की जो एक होड़ है जिसमें हमारा पूरा समाज लगा रहता है और ये इनके इन प्रकार जो है हमें मार्क्स लाना है।
तो इसका हम ब्लेम मैकॉले को नहीं दे सकते हैं, इसका ब्लेम हमें अपने खुद की जो मानसिकता है, हमारी सोच है, उसको देना पड़ेगा और यहीं से आगे का रास्ता निकलेगा। कोई बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज हैं वो पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं, दिल्ली में बैठ के हुक्मरान जो है ड्राफ्ट कर लेते हैं और जमीन पे कुछ नहीं उतरता है। ये बिल्कुल विवेक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है कि पूरे इस शिक्षा नीति को बदलने में जो रीढ़ है वो शिक्षक है। ऐसे में शिक्षकों की गुणवत्ता भी देश में एक बहस का विषय रहा है, भले ही उस पर बहुत ज़्यादा काम ना हुआ हो। तो राहुल सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि क्या अब उस सोच से भी निकलने की ज़रूरत है कि अगर कोई शिक्षक आ रहा है तो उसने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, यूपी टेट पास कर लिया, सी टेट पास कर लिया, ये पर्याप्त नहीं है। हम ये भी देखें कि वो कितना नवाचार शिक्षा में ला सकता है, कितने नए प्रयोग कर सकता है और रटने और सिखाने के बीच को जो लाइन है उसको कितना वो अलग कर सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और जो शिक्षक नवाचार नहीं ला सकता है, जिस शिक्षक के अंदर खुद को विद्यार्थी के स्तर पे उतर के समझाने की जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जो सिर्फ रटे रटाए विषयों को या प्रश्न तैयार कराने के हिसाब से शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षक इस समय पूर्ण नहीं कहा जाएगा। और देखिए, ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए कोरोना महामारी के रूप में आई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षक की गुणवत्ता अभिभावक भी देख रहा है इस समय। और शिक्षक अपने आप को जब ये जानता है कि मेरे केवल 50 विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं, पता नहीं कौन मुझे देख रहा है, तो शिक्षक ने भी अपने अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है। और जैसे तमाम जनमानस कठिनाई में जी रहा था, एक मानसिक अवसाद में जी रहा था, शिक्षक के ऊपर भी कठिनाई है, तो शिक्षक भी मानव है। इसलिए मैं इस समय नहीं उनसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप परफेक्ट अपना सब कुछ दीजिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि नई शिक्षा नीति के जो नए हमारे रूल्स बने हैं, जितना मैं उसको जान पाया हूँ, बहुत बड़ा विषय है वो, लेकिन जितना मैं उसको जान पाया हूँ, तो वो करके सीखने की जो प्रणाली लाई जा रही है, ये हमारे शिक्षक बखूबी अपनाएंगे। थोड़ा शिक्षक के चयन में और गुणवत्तापरक होना चाहिए, चयन की प्रक्रिया और अच्छी होनी चाहिए, और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या शिक्षक भी करो और सीखो में विश्वास रखता है कि नहीं, कितना वो प्रैक्टिकल है। और हम लोग CBSE संचालित विद्यालय चलाते हैं, जिसमें कि पहले से ही मैथमेटिक्स तक की लैब है, जिसमें गणित को भी लैब के माध्यम से सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। तो ऐसा अगर CBSE बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड भी, राज्य के जितने बोर्ड हैं, अगर वो प्रयास करें, तो शायद जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के प्रति जो सोच है व्यापक, उस सोच को हम एक परिणाम में ला सकते हैं, उसकी परिणति बना सकते हैं और वैश्विक शिक्षा देने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, एक सवाल और भी है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के, चूंकि उन बच्चों के बीच भी आप काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ज़बरदस्त इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छी समझ होती है, IIT भी क्रैक कर लेते हैं, और लेकिन समस्या है कि भाषा उनको अगर इंग्लिश में आप कोई चीज़ समझाइए तो कई बार उनको कठिनाई होती है, लेकिन हिंदी का उदाहरण देकर समझा दीजिए तो उस चीज़ को हल कर देते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा या भारतीय भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है कि पढ़ाई उस भाषा में उसको बढ़ावा दिया जाए, क्या मानते हैं कि अगर इस पर भी बेहतर काम हो तो और टैलेंट्स को हम निखार सकते हैं जो भाषा की वजह से फंस कर रह जाते हैं? देखिए, ये एक चैलेंज हम लोगों के पास आए दिन आता है कि कई हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं और CBSE बोर्ड के भी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर क्षमता की कमी होती है, लेकिन हाँ, उनको भी, उन बच्चों को अभी पढ़ने में थोड़ा चैलेंज जरूर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस चीज़ को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आगे चल करके जब वो IIT वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर माध्यम इंग्लिश ही होगा, और IIT तक ही क्यों, वो जब फॉरेन में PhD या मास्टर्स करने जाएंगे तो भी माध्यम वहाँ इंग्लिश ही होगा। तो इन बच्चों को भी थोड़ा हमें पुश करना पड़ेगा और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस पर भी फोकस करके इनको हम लोगों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा जी। और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और उनको हम कई साइंटिफिक डिक्शनरीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि साइंस के टर्मिनोलॉजीज को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वो कन्वर्ट कर सकें। और बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, गांव के बच्चों तो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट पर पढ़ाई करके आगे बढ़े होते हैं, इसलिए वो उसको बहुत आसानी से आगे कैचअप करके बढ़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ब्रजेन जी, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों ये मानकर चलें कि
बेसिक लेवल पर हिंदी हम पढ़ा भी दे तो आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ इस चीज़ के लिए देख रही है कि बाइनरी से बेहतर कंप्यूटर साइंस के लिए संस्कृत लैंग्वेज है। भविष्य में ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो संस्कृत के भी जानकार हों। तो अपनी भाषा को बढ़ावा देकर क्या हम शिक्षा नीति को आगे नहीं बढ़ा सकते? तमाम देश हैं जो अपने देशों की भाषाओं में तरक्की के नए नए मापदंड खड़े करें, तो हम इस बैरियर में क्यों बंधे हैं कि बेसिक हम पढ़ाई हिंदी में कर भी ले तो आगे इंग्लिश में ही पढ़ना है? बिल्कुल अवधेश जी, आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया है ये, और मैं ये समझता हूं कि हम अपनी भाषा में सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं है हमारी भाषा में? आप क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए और चाहे हिंदी और संस्कृत को ले लीजिए, आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, हमारी सारी चीज़ें उसमें हैं और हम सब कुछ उसमें कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि भाई हम इंजीनियरिंग बिना अंग्रेजी के नहीं कर सकते, तो मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, एक चीज़ होती है कि जब हमें 2-3 देशों के बीच में आपस में एक जुड़ना होता है तो वहाँ पर एक भाषा की दिक्कत आती है। वहाँ हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम, जरूरी नहीं कि हम अपनी भाषा छोड़ करके दूसरी भाषा सीख करके ही बाहर जाएं। हम अपनी भाषा के साथ में दूसरे देश की भाषा को भी सीख सकते हैं। ये जिस तरह से हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह से दूसरे देश भी अपनी भाषा को लेकर के चलते हैं। लेकिन एक ब्रिज बनाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास एक भाषा से अगर दूसरी भाषा में भी संवाद करने की पावर है, तो हमारे लिए वो विदेश में या वैश्विक स्तर पर यह आसानी होगी। दूसरी बात, एक मैं बहुत ही सुन रहा था, बड़ी वाजिब सी चीज़ थी कि आप ग्रामीण बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, आप शहरी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस चीज़ को 100% तरीके से कह सकता हूं कि गांव के बच्चे का जो एक्सपोजर होता है वो शहरी बच्चों के मुकाबले में प्रैक्टिकली रूप से बहुत अच्छा होता है। और अगर एक गांव का बच्चा जब इंजीनियरिंग में जाता है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें बड़ी खेल जैसी लगती है, तो एक शहरी बच्चे के लिए नहीं होती है। जी। मेरा इस बारे में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ में बच्चा गांव में बचपन से खेलता है क्योंकि उसकी ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन शहरों में सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम वो तभी सुनता है जब वो इंजीनियरिंग में चला जाता है। बिल्कुल। तो वो जो एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमें अपने देश में ही एक्सपोजर प्रैक्टिकल रूप में देना है, तो गांव के बच्चों को शहर में, शहर के बच्चों को गांव में निश्चित रूप से साल भर में अपनी इस कक्षा में भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इतना बड़ा देश है तो सभी एक दूसरे की परिस्थितियों से वाकिफ रहें। विवेक ठाकुर जी, जिस तरीके की पूरी स्थितियां हैं, जिस तरीके का पूरा माहौल है, जिस तरीके से वैश्विक कंपटीशन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर जो एक ऑब्सेशन है, स्पेशली हिंदी हार्टलैंड में है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम इसे छोड़ के इंग्लिश को क्यों अपनाएं? मुझे लगता है इन लैंग्वेजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि बच्चे, जब मैं IIT खड़गपुर में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चे जो यूपी और बिहार के थे साथ में पढ़ने वाले, वो क्लास में बहुत आत्मविश्वास की कमी सिर्फ इस वजह से महसूस करते थे कि क्लास में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। अब पूरी कोशिश और पूरा कैंपेन तो हो रहा है इस बात के लिए कि भाई क्लासेस भी हिंदी में हो। आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी से दूर रखिए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूँ, मैंने देखा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये बायोलॉजी, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। अंग्रेजी उसके कंपैरिजन में, उसके बनिस्बत एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। मुझे लगता है पहली क्लास से सभी रीजनल बोर्ड्स को भी इंग्लिश पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए तैयार हों। IT क्रांति में देश जो है बहुत आगे निकल के US और चाइना से भी आगे निकल गया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बिल्कुल, यानी कि सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप सभी की मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी और उस सपने को हम साकार कर पाएंगे जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।